में मिल नहीं रही थी 15 अगस्त को। रियासतें हमारा हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी ये उनकी चॉइस थी। भारत की 5 टेरिटरीज फ्रांस के पास थी उस समय। एक चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, फिर यनम, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी। यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश के इलाके में, माहे पड़ता है केरल के इलाके में, पौंडीचेरी है, कराईकल थोड़ा सा और चेन्नई की तरफ बढ़ेंगे पौंडीचेरी से 150 किलोमीटर तो वहां आता है। ये 4 अलग अलग हिस्से थे और फ्रांस के कब्जे में थे। इंग्लैंड भारत से जा रहा था, फ्रांस तो नहीं जा रहा था। ये हिस्से भारत को कैसे मिलेंगे ये डाउट था ही उस समय। फिर पुर्तगाल के पास गोवा था, दमन था, दीव था, दादरा नगर हवेली थी और पुर्तगाल भी भारत से नहीं जा रहा था। तो सवाल यह भी था कि पुर्तगाल का हिस्सा भारत को कैसे मिलेगा। इन सबको मिला के एक देश बनाना था, ये मजाक नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। हमारे देश के सबसे बड़े 2 दुर्भाग्य ये रहे कि महात्मा गांधी 1948 की शुरुआत में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। संविधान पूरा बनते हुए देख नहीं पाए। अगर वो संविधान बनते हुए देख पाते तो शायद संविधान वैसा न होता जैसा आज है। कम से कम पंचायती राज केवल डीपीएसपी में ना होता, पंचायती राज की व्यवस्था पहले ही होती जो 73वें 74वें संशोधन से बाद में हुई, शायद पहले ही हो जाती। दूसरा दुर्भाग्य यह रहा कि पटेल जो नेहरू से 14 साल बड़े थे उतने स्वस्थ नहीं थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, 50 दिसंबर में मुंबई में उनकी मौत हुई। पटेल का भारत का पीएम बनना तय ही था, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने इंसिस्ट किया कि पीएम नेहरू बने। क्यों किया, डिबेट है। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे एक प्रैग्मेटिक बात ये थी, व्यावहारिक बात ये थी कि इस बात का अनुमान रहा होगा कि पटेल के पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, नेहरू युवा हैं, तो संक्रमण काल में एक ऐसा व्यक्ति पीएम बने जो कम से कम 10-20 साल तक देश को संभाल सके। मेरा अनुमान है कि यह बात भी उनके मन में रही होगी। तो नेहरू पीएम बने। पीएम बनने के कुछ महीने में गांधी चले गए और लगभग 2 साल के बाद पटेल भी चले गए। यह अच्छा हुआ कि पटेल को 2 साल मिल गए। पटेल ने सब रियासतों को मैनेज कर लिया। आप सोचे कि 565 में से पाकिस्तान के हिस्से को छोड़ भी दें, अगर 530-35 भी रियासतें हों, जो आदमी 530 में से 529 नंबर लाता हो उसको क्या रैंक देंगे। 2 मुश्किल प्रश्न आए थे उसके पेपर में, एक जूनागढ़ का, एक हैदराबाद का। उन मुश्किल प्रश्नों को भी सॉल्व कर ही लिया। कैसे किया, थोड़ा सा वहां से इतिहास समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जूनागढ़ आपको पता है कि भारत का जो ये गुजरात वाला हिस्सा है उसमें उसका जिक्र आता है, सौराष्ट्र के हिस्से में, यानी कि नीचे की तरफ। यहां पाकिस्तान का इलाका है। जूनागढ़ की आबादी तो हिंदू थी, वहां का शासक मुसलमान था, महाबत खान उसका नाम था। इसके मन में आया कि क्यों ना पाकिस्तान से मिल जाऊं। मूर्खता थी, पाकिस्तान से कैसे मिल जाएगा, यहां से पाकिस्तान कैसे जाएगा, अगर ट्रांसफर भी करवाना है किसी का तो कैसे पहुंचेगा वहां तक। पर ऐसा होता है कई बार, आदमी जोश में होश खो बैठता है। फिर उसको लगा कि पाकिस्तान मुझे शायद समुद्री मार्ग से सपोर्ट कर देगा। पाकिस्तान को भी ऐसा लगा। जिन्ना उस समय एकदम भूखे थे साम्राज्य के कि थोड़ा और स्थान मिल जाए, थोड़ी और जगह मिल जाए। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ खुद को विलयित कर लिया, विलय पत्र पर साइन कर दिया। तिथियों से बात समझना आसान रहेगा ताकि आप समझें कि जो फैसले हुए उन फैसलों के समय कंडीशंस क्या थी। कंडीशंस पता हो तो फैसलों का तर्क समझ में आता है। भारत आजाद होने वाला है 15 अगस्त को, ये उसके कुछ समय बाद की बात है। माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल थे, नेहरू पीएम थे, और पाकिस्तान ने गवर्नर जनरल बनाया जिन्ना साहब को। लेकिन अंग्रेजों ने एक सफाई क्या दिखाई, दोनों देशों की सेनाओं को अपने कंट्रोल में रखा संक्रमण काल के लिए, ताकि ये दोनों देश अचानक युद्ध न कर बैठे। तो भारत की सेना का संचालन भी अंततः एक ब्रिटिश कमांडर के हाथ में था और पाकिस्तान की सेना भी अंततः ब्रिटिश कमांडर के हाथ में थी। और ये जानबूझ के किया था, मेरे ख्याल से ठीक ही किया था, वरना युद्ध ज्यादा होते। माउंटबेटन समझदार आदमी थे, उनको लग गया था कि 15 अगस्त तक जो रियासतें फाइनल नहीं करेंगी उनमें युद्ध होंगे। तो माउंटबेटन ने देखा कि 3-4 जगह दिक्कत ज्यादा है, जूनागढ़ में, हैदराबाद में। उनको लगा मैनेज हो जाएगा। कश्मीर अकेली रियासत थी जो बॉर्डरिंग स्टेट था, बॉर्डर स्टेट था। पाकिस्तान का सपना देखने वालों के सपने में, जब भी सपना देखा उसमें पाकिस्तान में उनको कश्मीर दिखता था। उनका हमेशा से था कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और ये जो है अपना कश्मीर, ये सारा मिल जाए तो पाकिस्तान का मुकम्मल नक्शा बनेगा, ये उनकी राय थी। भारत इस मामले में थोड़ा सा सहज था उस समय। माउंटबेटन के मित्र थे राजा हरि सिंह। मित्र थे मतलब परिचित थे, ऐसा नहीं कि दोनों साथ में कंचे खेलते थे, ऐसा भी नहीं था, लेकिन परिचित थे, मिलना जुलना होता था। तो जब माउंटबेटन को लग गया कि मामला फंसेगा, तो जून 1947 में माउंटबेटन हरि सिंह के पास गए श्रीनगर। हरि सिंह वहां के राजा थे, डोगरा वंश के आदमी थे, जो कर्ण सिंह अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उनके पिता थे। हरि सिंह वैसे ही राजा थे जैसे राजा आमतौर पर होते हैं, प्रजा से कोई मतलब नहीं, अपने शौक पूरे करने में लगे रहना, शिकार करने में लगे रहना। जब कोई पूछे तो राजा जी कहाँ गए, शिकार पे गए हैं।
शिकार पे नहीं गए हैं तो कहाँ गए? मुंबई में रेस कोर्स में रेस पे जुआ खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे राजा थे, राजा आमतौर पर सारे ही ऐसे थे, वो भी ऐसे ही राजा थे, जनता से खास मतलब नहीं था। ये पहुंचे माउंटबेटन उनके पास, उन्होंने कहा कि राजा जी 15 अगस्त से पहले फैसला कर लीजिए, नहीं तो मामला फंस जाएगा। यहां तक हिंट किया कि अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो भारत ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, यदि आप भारत में आएंगे तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, लेकिन उस झगड़े को मैनेज किया जा सकता है भारत की ओर से, कोई बड़ी बात नहीं है। हरि सिंह ने कहा कि और अगर मैं कहीं ना जाना चाहूं, स्वाधीन रहना चाहूं तो? माउंटबेटन ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, पर व्यावहारिक समझ ये कहती है कि चल नहीं पाएगा। दो विरोधी देशों के बीच में जो फंसेगा वो स्वतंत्र रह नहीं पाएगा, ये सामान्य इतिहास यही कहता है। हरि सिंह कन्विंस नहीं हुए, अंत में तय हुआ, उस समय 2-3 लोग और भी थे। हरि सिंह से माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह दिल्ली जाऊंगा, आपसे मिलते हुए जाऊंगा। सुबह माउंटबेटन फिर पहुंचे उनके महल में और कहा कि उन्हें बुलाइए, बात करनी है। हरि सिंह की एक खास अदा थी, जब वो नहीं मिलना चाहते थे एक चिट्ठी भेजते थे कि मेरे पेट में दर्द है। तो उनके एक अधिकारी ने चिट्ठी ला के दी, इसमें लिखा था कि साहब के पेट में दर्द है, अभी नहीं मिल पाएंगे। वही पेट का दर्द बाद में सिर का दर्द हुआ। नहीं मिले उस दिन हरि सिंह, माउंटबेटन को लौटना पड़ा। ये बात जून की है, जिसके केवल 2 महीने बाद भारत स्वाधीन होने वाला था। हरि सिंह टालते रहे कि मैं फैसला न करूं। उधर उस समय कश्मीर में एक खास फिनोमिना दूसरा भी था। हरि सिंह हिंदू थे, जनता मुस्लिम ज्यादा थी। अगर आप पूरे कश्मीर को मिला लें, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी उसका हिस्सा मान लें, तो उस समय आबादी का ठीक ठाक हिस्सा 70% से कुछ ज्यादा हिस्सा मुस्लिम्स का था। इस वजह से जिन्ना मान के चल रहे थे कि कश्मीर हमें मिलेगा, और भारत का स्टैंड ये था कि भारत तो सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हिंदू है कि मुसलमान है, कोई भी हमारे देश में आ सकता है। तो भारत का स्टैंड ये था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू मुसलमान कोई भी आ सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान को लगता था कि मुसलमान यहां ज्यादा है तो हमें मिलेगा। एक व्यक्ति उस समय हुआ शेख अब्दुल्ला, जिसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला, जिनका पुत्र उमर अब्दुल्ला है। शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ के गए, एमएससी करके गए। उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, वो किसी अब्दुल्ला के बेटे नहीं थे। समझिए बात का मतलब, अब्दुल्ला के बेटे थे लेकिन पॉलिटिक्स वाली फैमिली से नहीं थे। इतना पढ़ा लिखा होनहार व्यक्ति था, जब जम्मू कश्मीर गया जहां का वो था, उसे वहां नौकरी चाहिए तो नौकरी नहीं मिली। ऐसा कहते हैं कि नौकरी उस समय वहां पर हिंदुओं को ही मिलती थी, क्योंकि शासक हिंदू था, वो मुसलमानों को बहुत अच्छी नौकरी देने से बचता था। इससे शेख अब्दुल्ला नाराज हो गए। पढ़े लिखे थे, बोलना अच्छे से आता था। उन्होंने कश्मीर वैली में आंदोलन चलाया राजा के खिलाफ, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। यहाँ भारत छोड़ो चल रहा था, वहां कश्मीर छोड़ो चल रहा था। और वो इतने अच्छे वक्ता थे कि देखते ही देखते जनता उनके साथ में आने लगी, और वो इतने पॉपुलर हो गए वैली में, कश्मीर घाटी में, जम्मू में नहीं, लद्दाख में नहीं, वैली में इतने पॉपुलर हो गए कि लोगों ने उनको अपना एकमात्र नेता जैसा मानना शुरू कर दिया। और उनका एक ही स्टैंड था कि ये व्यक्ति यहां से हटना चाहिए, राजा हरि सिंह। लोकतंत्र होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। और मजे की बात है कि शेख अब्दुल्ला समाजवादी भी था, सोशलिस्ट था, सेकुलर आदमी था। उसने मुस्लिम लीग को लगभग नफरत की निगाह से देखा। जिन्ना ने बहुत कोशिशें की कि कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए शेख अब्दुल्ला को मिला लें। शेख अब्दुल्ला का सिंपल स्टैंड था कि मुस्लिम लीग से बात तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हिंदू मुसलमान बांट के नहीं देखना है, हमें कश्मीरियत पर काम करना है। वो पॉपुलर हो गया। एक ऐतिहासिक संयोग ये भी है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोस्त थे। मैं इतना ही कह रहा हूं, इसके आगे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती में कहा ले जा कश्मीर, ऐसा नहीं होता है, बेकार की बातें हैं। दोस्त इसलिए थे कि दोनों समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, सेकुलर थे। और क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में बहुत लोकप्रिय था, इससे नेहरू को लगता था कि जनता की सरकार बनेगी तो बेहतर होगा, राजा की सरकार बेहतर नहीं होगी। इन्हीं सब कंफ्यूजन के बीच 15 अगस्त 47 हो गया, भारत आजाद हुआ। उस समय तक न जूनागढ़ का फैसला हुआ, न हैदराबाद का फैसला हुआ, न कश्मीर का फैसला हुआ, बाकी सबके फैसले हो गए। अब पटेल की जिम्मेदारी इन 3 की थी। सबसे पहला स्टैंड जो लिया जूनागढ़ ने लिया, और 15 सितंबर 1947 को एक्सेशन कर लिया पाकिस्तान के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, मैं सबके प्रिंट आउट भी ले आया हूं, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि विलय पत्र क्या था, जूनागढ़ के राजा ने क्या विलय किया था। अब 15 सितंबर को विलय किया तो ये कैसे विलय, जब सब हिंदू लोग रहते हैं तो कैसे विलय को मान लेंगे। पटेल ने स्टैंड लिया कि हम इस विलय को नहीं मानेंगे। जनता ने विद्रोह कर दिया। जब जनता ने विद्रोह किया तो वहां का जो राजा था वो भाग गया पाकिस्तान, और वहां का जो दीवान था, दीवान का मतलब समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जैसी भूमिका में जो व्यक्ति था, वो दीवान वो था जो जुल्फिकार भुट्टो के पिता थे, शाहनवाज भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के दादा।
बिलावल भुट्टो के मम्मी के पापा शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो समझ गया कि मामला चलेगा नहीं, फिर उसने पत्र लिखा भारत सरकार को कि हमें लगता है कि आबादी को देखते हुए जूनागढ़ आपका ही होना चाहिए, भारत का ही होना चाहिए, कृपया आएं और कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। पटेल को लगा कि अगर ऐसे ही लेंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जबरदस्ती ले लिया था। तो ये तय हुआ कि नहीं, जनमत संग्रह करवाएंगे, प्लेबिसाइट करवाएंगे। ये स्टैंड भारत का था, प्लेबिसाइट करवाएंगे। वहां प्लेबिसाइट हुआ 1948 की शुरुआत में, जनवरी में हुआ। और जनवरी 1948 में जो प्लेबिसाइट हुआ उसमें 99% से ज्यादा वोट भारत के पक्ष में पड़े। तो स्वाभाविक था कि जूनागढ़ भारत का होगा। वो भारत में आया, सौराष्ट्र में उसको मिलाया, और जब राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ तो गुजरात राज्य का हिस्सा उसको बना दिया। और 56 में बंबई का हिस्सा, और 1960 में जब गुजरात अलग हुआ तो गुजरात का हिस्सा इसको बना दिया। ये इसका इतिहास है। 15 सितंबर 47 और जनवरी 48 के बीच में कश्मीर का इशू आया। आप रेफरेंस के रूप में इसको ध्यान रखिएगा। और इसी समय हैदराबाद का जो नवाब है वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, वो और मतलब बेवकूफ इंसान एक सेंस में था। अब सोचिए, ये हैदराबाद की रियासत इस इलाके में थी, बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद की। उस समय के हैदराबाद में कर्नाटक का हिस्सा भी ठीक ठाक था, महाराष्ट्र का हिस्सा भी काफी था, आंध्र प्रदेश का भी काफी हिस्सा था जो तेलुगु भाषी हिस्सा था। ये पूरा बड़ी रियासत उसके पास थी। और ये साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। पाकिस्तान इधर भी था उधर भी था, जो बांग्लादेश हो गया बाद में, उसमें मिलेंगे। मतलब इसीलिए कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती कि हर के पास हो। वो अड़ा हुआ कि पाकिस्तान में मिलना है, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हाँ चिंता मत करो, आप बस साइन करो, हम आएंगे। कहाँ से आओगे आप? पाकिस्तान ने हमारा हवाई स्पेस बंद किया हुआ है, तो हम कहाँ से घूम के जा रहे हैं? दिल्ली से दुबई जाना हो तो इस समय गुजरात होकर जाना पड़ता है। हवाई जहाज दुबई के पास से, मतलब गुजरात के पास से निकलते हैं समुद्र की तरफ, और फिर पाकिस्तान को छोड़ते हुए साइड से दुबई पहुंचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत को नहीं दे रखा है इस समय। अगर भारत एयर स्पेस न देता तो पाकिस्तान का एक भी विमान हैदराबाद में कैसे आता? कम से कम हैदराबाद में आने के लिए कहीं ना कहीं तो भारत का एयर स्पेस आता ही बीच में। लेकिन उसके बाद भी उसकी जिद थी। पटेल ने समझाया कि बेटा ऐसे मत करो, समझो बात को, गाजर खा लो, एक और गाजर खा लो, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। जब उसने कश्मीर की सिचुएशंस को देखी तो उसने नवंबर 1947 में क्या किया, भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया। इसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम अगले 1 साल तक ना हम कुछ करेंगे ना आप कुछ कीजिए, यथास्थितिवाद रहेगा। जो स्थिति है अभी वही स्थिति रहेगी, उसमें कोई चेंज आप भी मत कीजिए, हम भी नहीं करते, इस तरह से मैनेज करेंगे। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है भाई, तुम 1 साल सोच लो आराम से, सोचने के बाद फैसला करना। पटेल को यह भी लग रहा था कि ठीक है टाइम मिल गया, तब तक बाकी को निपटा लेता हूँ, फिर इसको निपटाऊंगा बाद में आराम से। इन दोनों घटनाओं के बीच में जो घटना घटी वो है जम्मू और कश्मीर की। अब इस रेफरेंस में इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 15 अगस्त हो गया, कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही थी, उसको कश्मीर के बिना पाकिस्तान का नक्शा अधूरा अधूरा दिख रहा था। जिन्ना एडमेंट थे कि कश्मीर चाहिए। कश्मीर का राजा ढुलमुल कुछ बोले ही नहीं। जिन्ना मिले तो हाँ सोचेंगे, ये मिले तो सोचेंगे। वो डरा क्यों हुआ था? उसको लगा कि भारत में मिला तो नेहरू लोकतंत्र और समाजवाद के समर्थक हैं, लोकतंत्र लाके मानेंगे और मेरा शासन चल नहीं पाएगा। शासक बनेगा शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला से वो इतना गुस्से में रहता था कि शेख अब्दुल्ला के आंदोलन की वजह से उसे शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा रखा था। शेख अब्दुल्ला 1946-47 में गिरफ्तार थे, जेल में थे, राजा ने गिरफ्तार करवा रखा था। अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहता तो क्या चिंता थी कि पाकिस्तान इस्लामी शासन है, इस्लामी शासन में हिंदू राजा चल नहीं पाएगा, तो उनका इस्लामीकरण इसको नहीं छोड़ेगा, भारत का लोकतंत्रीकरण राजशाही को स्वीकार नहीं करेगा। वो चाह रहा था कि मैं राजा बना रहूं, जो कि संभव था नहीं उस दौर में, तो चुप रहा। इधर पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई, बड़ी गलती हुई, जिसकी सजा उसने भुगती, और हम थोड़ा और समझदार होते हम शायद ज्यादा फायदे में होते। 20 अक्टूबर 1947 का प्रसंग है ये। इस प्रसंग का वर्णन अगर आपको ठीक से पढ़ना हो, मैंने जो सोर्सेस पढ़े हैं इसके लिए, एक तो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। इन दोनों में जो जो प्रसंग कश्मीर के बारे में है, अलग अलग चैप्टर्स में, उन सबको मिला के पढ़ेंगे तो आपको एक मुकम्मल तस्वीर समझ में आएगी। ऐसे ही MJ अकबर की एक किताब कश्मीर के बारे में है, कश्मीर बिहाइंड द वेल, ऐसा कुछ है। एक किताब बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं, एक उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ अभी, वो है कश्मीर 1947 वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। उसमें यह बताया कि 1947 में जो घटनाएं घटी उनकी अलग अलग व्याख्याएं क्या क्या हैं, और एक एक दिन की घटनाएं, एक एक घंटे की घटनाएं बता रखी हैं। और एक AG नूरानी है जिन्होंने भी कहा है कि सरकार का ये कदम असंवैधानिक है।
अभी तो ये भी डिबेट है ना कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेने वाला है। जो सरकार के समर्थक कानूनविद हैं वो सब कह रहे हैं कि एकदम ठीक है। जैसे आप मुकुल रोहतगी से पूछें तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या सुभाष कश्यप से पूछे एकदम शानदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे एजी नूरानी से, वो कहेंगे असंवैधानिक है। अभिषेक मनु सिंघवी असंवैधानिक है, कपिल सिब्बल असंवैधानिक है। तो संवैधानिक है या नहीं ये भी डिपेंड करता है किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पर तय होता है। और जिन वकील ने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था, क्या नाम था उनका, हरीश साल्वे। हाँ, हरीश साल्वे ने भी कहा कि संवैधानिक का कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नेचुरल है, सही है। पाकिस्तान को लगा कि अगर हम हमला करते हैं कश्मीर पर तो ये बात इस तरह से आएगी कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, इसलिए हमारा स्टैंड कमजोर हो जाएगा। लेकिन जूनागढ़ को देख चुके थे, जैसी जनता विद्रोह करती है तो उसके बाद वो बात माननी पड़ती है जो जनता कह रही है, चाहे शासक ने कुछ भी कर दिया हो। और जिन्ना को भरोसा था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में है, तो जिन्ना ने सोचा कि हम सैनिक अभ्यास नहीं करेंगे। अपनी ही सेना के एक सीनियर व्यक्ति अकबर खान को ये जिम्मा दिया गया, और अकबर खान ने वजीरिस्तान के ट्राइबल मुस्लिम्स की एक फौज को, जिसको आज़ाद कश्मीर सेना कहते हैं, आज़ाद कश्मीर फौज कहते हैं, उसको तैयार किया। पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे लोग असैन्य वेशभूषा में शामिल हुए। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात पाकिस्तान ने यूएन के सामने मानी थी बाद में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और 20 अक्टूबर को करीब 10,000 लोगों की सेना वजीरिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से निकली और श्रीनगर की ओर बढ़ी। ट्रकों में, बहुत सारे ट्रक उन्होंने लिए, 1000-2000 ट्रक, उनमें वो सब लोग निकलना शुरू हुए। इसके बारे में पता चला हरि सिंह को। हरि सिंह को पता नहीं क्यों बहुत भरोसा था अपनी सेना पर। उसने कहा कि देखो, मेरी सेना जब तक है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। हरि सिंह के ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, जो शहीद हुए इस युद्ध में। उन्होंने कहा कि हुजूर एक बात का ध्यान रखिए, आपकी सेना में 50-60% लोग जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो मुसलमान हैं, वो आपके प्रति निष्ठा रखते हैं। लेकिन अगर उस सेना ने उनको ये प्रलोभन दिया कि हम इस्लामी राज्य बनाएंगे, तुम्हारा ओहदा बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो ये खतरा है कि वो उनके पक्ष में चले ना जाएं, क्योंकि सैनिक बहुत गरीब होता है और ऐसे लालच आराम से नहीं छोड़ सकता है। हरि सिंह को लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हरि सिंह ने कहा ठीक है, युद्ध करते हैं, मैं चलता हूं। राजेंद्र सिंह के मन में भाव आया कि अरे भाई, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो इस बात को। कहा कि आप रुकिए, हम देखते हैं, चिंता मत कीजिए। ये सेना अगले 1-2 दिन में मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुजफ्फराबाद का मतलब जो अभी आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान बोलता है ना, पीओके, जो पीओके की राजधानी है, वो मुजफ्फराबाद है, जो श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एबीपी न्यूज पे प्रोग्राम आया था प्रधानमंत्री, सीरीज थी, उसका 3rd एपिसोड जो है, मैंने उसमें से भी कुछ तथ्य लिए हैं। बड़ी अच्छी रिसर्च है उनकी भी। ज्यादा तथ्य मैंने लिए हैं जो 2 पुस्तकें बताई हैं, उनमें से कुछ तथ्य वहां से भी लिए हैं। मुजफ्फराबाद वो पहुंच गए। अब सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर है, और वो सब हथियारबंद लोग थे। अब राजा को घबराहट होनी शुरू हुई कि कैसे मैनेज करें, और वो चाह नहीं रहा था कि मैं भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनूं, तब तक भी नहीं चाह रहा था। अगले दिन ये लोग और आगे बढ़ते बढ़ते उरी के पास पहुंचने वाले थे, जिस पर फिल्म आई है अभी, हाउस द जोश, वही वाली। उरी का मतलब हुआ कि श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी। ये बात है 23 अक्टूबर की। और राजा को अब लगने लगा कि मामला बिखरेगा। और सबसे रोचक बात, यहां आते आते राजा की सेना के मुस्लिम सैनिकों के बड़े हिस्से ने विरोधी सेना को ज्वाइन कर लिया, जिसकी चिंता राजेंद्र सिंह को थी, पहले से थी। तब राजेंद्र सिंह ने कहा कि अब आप छोड़िए, हम मैनेज करते हैं, आप यहां से भागिए। राजा को श्रीनगर से जम्मू भगाया गया, और राजा ने पहले दिल्ली फोन किया कि मुझे बचा लीजिए। तो दिल्ली से वीपी मेनन गए श्रीनगर। तब श्रीनगर से जुड़ने का एक ही संपर्क था, हवाई संपर्क, कोई सड़क नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। मेनन ने कहा कि बताइए क्या चाहते हैं। उसने कहा मैं फंस गया हूं, मुझे बचाइए। तो उनका कि ठीक है, मैं बात करता हूं दिल्ली जाके। मेनन दिल्ली आए,